नमस्कार दोस्तों, मैं हूं लोकेंद्र मिश्रा और आप सबका स्वागत है इस वीडियो में। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एनसीईआरटी क्लास 10th की जो ज्योग्राफी की बुक है उसका चैप्टर नंबर 3 हम डिस्कस करने वाले हैं। इसके पहले की क्लास में आपको 2 वीडियोस पहले भी मिल चुके होंगे जो कि मैंने बनाया था एनसीईआरटी क्लास 10th की ज्योग्राफी पर ही। ये तीसरा वीडियो है और इसमें हम तीसरे चैप्टर के बारे में बात करने वाले हैं। जो तीसरा चैप्टर है दोस्तों, ये है जल संसाधन। हिंदी में इसको जल संसाधन कहते हैं और अंग्रेजी में अगर बात करें तो इसको वाटर रिसोर्सेज कहते हैं। वाटर क्या है, वाटर रिसोर्स क्या है, वाटर स्कैर्सिटी क्या है, वाटर का मैनेजमेंट कैसे करें, रेन वाटर हार्वेस्टिंग कैसे करें, इंडिया में जो डैम्स वगैरह हैं उसके बारे में ये चैप्टर डील करता है। तो सबसे पहले हम बात कर लें कि पानी के बारे में। देखिए, पानी के बारे में आप सबको पता है, क्लास 10th के स्टूडेंट अगर आप हैं तो भी ये वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट है और अगर आप कंपटीशन के लिए हैं तब भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। दुनिया का, पृथ्वी की अगर हम बात करें तो पृथ्वी का 3/4 हिस्सा जो है वो पूरी तरह से पानी से ही कवर्ड है, लेकिन उसके बावजूद भी बहुत कम ऐसे मात्रा में पानी है जिसको हम पी सकते हैं या डेली यूज के लिए यूज कर सकते हैं। आप ऐसे समझिए कि पूरी पृथ्वी पर, पूरी जो पृथ्वी है उसका 3/4 जो है वो वाटर है। तो आप समझिए, अगर ये पृथ्वी है तो ये, सॉरी मैं गोल नहीं बना पाया, अगर ये है तो 3/4, ये पूरा का पूरा अगर पानी है तो केवल इतना जो है वो लैंड एरिया है। लेकिन 3/4 पानी होने के बावजूद भी पानी की कमी से दुनिया जूझ रही है। इसके पीछे कारण क्या है, क्यों पानी की कमी है, ये सारी बातें इस चैप्टर में हम डील करने वाले हैं। तो समझिएगा कि 3/4 जो पानी है वो सारा का सारा पानी पीने के योग्य तो है नहीं। उसमें से बहुत सारा पानी ऐसा है जो कि ग्लेशियर्स के फॉर्मेट में है, कुछ है जो समंदर में पानी है। जो पानी समंदर में है वो तो सैलाइन वाटर हो गया, मतलब वो नमकीन पानी है, खारा पानी है, तो वो पानी तो पी नहीं सकते हैं। तो इस तरह से पीने योग्य पानी की बहुत कमी है। हम बात करें कि वाटर स्कैर्सिटी किसको कहते हैं। वाटर स्कैर्सिटी का मतलब होता है पानी की कमी। पानी की कमी यानी कि शॉर्टेज ऑफ वाटर। पानी की कमी क्यों हो रही है, इसके पीछे बहुत सारे रीजन हैं। अगर हम बात करें कि क्या क्या कारण है तो उसमें सबसे पहला कारण आता है ओवर एक्सप्लॉइटेशन, मतलब बहुत ज़्यादा एक्सेस यूज हो रहा है पानी का। ओवर एक्सप्लॉइटेशन एक कारण है, इसका मतलब होता है पानी का अत्यधिक दोहन करना। दूसरा है एक्सेस यूज, बहुत ज़्यादा पानी का यूज करना। और अनइक्वल बैलेंस है, अनइक्वल एक्सेस है, मतलब राजस्थान के कुछ भाग में पानी बिल्कुल नहीं है जबकि कई क्षेत्र ऐसे हैं भारत में जहाँ पर बहुत सारा पानी है। तो ये जो अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है जो पानी का, इसकी वजह से भी पानी का शॉर्टेज होता है। किसी खास क्षेत्र में पानी का शॉर्टेज है और किसी खास क्षेत्र में पानी पर्याप्त मात्रा में है। तो जहाँ पर्याप्त मात्रा में है वहाँ की तो दिक्कत नहीं है, लेकिन जहाँ पर पानी कम मात्रा में है वहाँ दिक्कत हो जाती है। तो आप समझ रहे हैं इस बात को। तो वाटर स्कैर्सिटी में हमने ये बात की। अब वाटर स्कैर्सिटी का एक कारण और भी है, वो कारण है लार्ज ग्रोइंग पॉपुलेशन। भारत की जनसंख्या जो है वो लगातार बढ़ रही है। जनसंख्या बढ़ेगी तो पानी का यूज भी ज़्यादा होगा और पानी का यूज ज़्यादा होगा तो फिर वही बात होगी ना, एक्सेस यूज ऑफ वाटर। इसकी वजह से क्या होगा, पानी की कमी होने लगेगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं एनसीईआरटी से ही आपके एक डायग्राम लिया गया है, आप उसका एक पेज है पूरा का पूरा, आप देख सकते हैं यहाँ पे कैसे लोग पानी के लिए लाइन लगा के खड़े हैं। उसके अलावा ऊपर देख सकते हैं जो पीने योग्य पानी नहीं है उसको भी भर के ले जाया जा रहा है। तो इसको रोकने के लिए क्या क्या उपाय किए जा सकते हैं वाटर स्कैर्सिटी की, इसके बारे में भी हम बात करेंगे। अब देखिए, स्वतंत्रता के बाद क्या हुआ, आज़ादी जैसे ही मिली देश में बहुत सारा विकास होने लगा। देश में विकास होने का मतलब क्या है, सीधी सीधी बात है कि इंडस्ट्रीज ज़्यादा होने लगी। जब इंडस्ट्रीज ज़्यादा होंगे, जब फैक्ट्रियाँ ज़्यादा लगेंगी तो उन फैक्ट्रियों में पानी का प्रयोग भी होगा। तो पानी का प्रयोग उन फैक्ट्रियों में ज़्यादा होने लगा, जिसकी वजह से पानी का फिर बहुत ज़्यादा यूज होने लगा। ये इंडिपेंडेंस की बात है। जब नई नई फैक्ट्रियाँ बनने लगी तो उस फैक्ट्रियों में काम करने के लिए गांव से मजदूर जाने लगे। तो ये लोग जब जाते हैं तो शहर की पॉपुलेशन को बढ़ा रहे हैं, शहर की जनसंख्या को बढ़ा रहे हैं। तो इंडस्ट्रियलाइजेशन के कारण ही, औद्योगिकीकरण के कारण ही अर्बनाइजेशन यानी कि नगरीकरण भी बढ़ रहा है। तो पानी पीने के लिए भी चाहिए, इंडस्ट्रीज के लिए भी चाहिए, और इंडस्ट्रीज जो है वहां पर पानी की आवश्यकता बहुत अधिक मात्रा में होती है। इसकी वजह से दिक्कत हुई। दूसरी बात आती है एग्रीकल्चर की बात करें, पानी की कमी क्यों हो रही है ये हम पढ़ रहे हैं। एग्रीकल्चर की बात करें तो खेती में बहुत सारा पानी लगता है, इरिगेशन के लिए, सिंचाई के लिए। एक ग्रीन रिवॉल्यूशन, हरित क्रांति आई थी भारत में। हरित क्रांति में क्या होता था कि हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स का प्रयोग किया गया, मतलब ऐसे वो बीज थे जिनसे कि बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन होता था, बहुत अधिक उत्पादन होता था। मगर एक ड्रॉबैक था उन बीजों का, उन बीजों में पानी की आवश्यकता अधिक पड़ती थी। तो पानी बहुत लोग ज़्यादा यूज़ करने लगे खेतों में, तो अल्टीमेटली पानी का हम दोहन कर रहे हैं, पानी का ज़्यादा यूज कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि फसल का प्रोडक्शन बढ़ जाए। तो इसकी वजह से भी दिक्कतें हुई। इसकी वजह से जो ग्राउंड वाटर लेवल है वो नीचे गिरने लगा। जो भूमि में जो अंदर भूमिगत जल है उसका जो लेवल है, स्तर है भूजल का, वो गिरने लगा। मैं इंग्लिश और हिंदी दोनों में कोशिश करूंगा कि लेक्चर को चलाया जाए।
अब हम बात करें कि ये तो क्वांटिटी के वाइज हो गया कि क्वांटिटी में पानी कम हो रहा है, क्या पानी में क्वालिटी वाइज भी कमी हो रही है? तो देखिए पानी में अभी तक हमने जो पढ़ा उसमें ये देखा कि क्वांटिटी, पानी की क्वांटिटी वाइज कैसे कमी हो रही है, मतलब पानी ज़्यादा नहीं मिल पा रहा है। लेकिन पानी का न सिर्फ क्वांटिटी वाइज बल्कि क्वालिटी वाइज पानी भी कम हो रहा है। क्वालिटी वाइज पानी कैसे कम हो रहा है, डिग्रेड कैसे हो रहा है क्वालिटी? तो आप समझिए, पॉल्यूशन, पॉल्यूशन मतलब क्या होता है भाई? प्रदूषण। अब प्रदूषण जब होगा तो इसकी वजह से बहुत सारा जल जो है वो प्रदूषित होगा, और जब जल प्रदूषित होगा तो पानी की क्वालिटी भी गिरेगी। अब बात करें कि जल का प्रदूषण क्यों हो रहा है, क्या कैसे कारण है जिसकी वजह से जल का प्रदूषण हो रहा है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं आपकी स्क्रीन पे। सॉरी, ये नीचे चला जा रहा है थोड़ा सा, एक सेकंड रुकिएगा। हाँ अब ठीक है। तो अब हम बात करते हैं कि पानी की क्वालिटी कैसे खराब हो रही है, पानी की स्कैर्सिटी, कमी हो रही है। तो कमी कैसे हो रही है? तो देखिए पानी की क्वालिटी भी खराब हो रही है। जैसे देखिए डोमेस्टिक वेस्ट जो है, जो हमारे घरों में सीवेज प्लांट है, सीवेज जो है नालियों से जो पानी जा रहा है वो भी कहीं ना कहीं जाके तालाब में किसी मिल रहा होगा या किसी नदी में मिल रहा होगा। जो शहर नदियों के किनारे होते हैं उन नदियों की स्थिति देख लीजिए कितना खराब पानी हो गया। दूसरी चीज, जब हम खेती करते हैं तो उसमें हम फर्टिलाइजर्स का प्रयोग करते हैं, यानी कि खाद का प्रयोग करते हैं। तो ये केमिकल फर्टिलाइजर जब हम खेत में डालते हैं तो इसमें खाद है, जब पानी बरसेगा तो यहाँ पे पानी हो जाएगा, फिर ये पानी कहाँ जाएगा? जमीन के अंदर जाएगा। तो जमीन के अंदर जब ये पानी जाएगा तो इसके अंदर भी मिक्स हो गया, जो फर्टिलाइजर था वो इसके अंदर मिक्स हो गया, तो इससे भी पानी का नुकसान हो गया, पानी की क्वालिटी में खराबी आ गई। दूसरा, हम पेस्टिसाइड्स, कीटनाशक दवाओं का प्रयोग करते हैं, वो भी एटलीस्ट पानी अंदर लास्ट में क्या होगा भाई? ग्राउंड वाटर में जाएगा। जैसे ही ग्राउंड वाटर में जाएगा पानी की स्थिति खराब हो जाएगी, मतलब क्वालिटी खराब हो जाएगा। इंडस्ट्रियल वेस्ट की बात करें तो जैसे जैसे नई नई फैक्ट्रियां लगनी शुरू हुई, लोग शहरों में जाके रहने लगे, तो लोगों के पीने के लिए भी पानी की आवश्यकता पड़ी, और शहरों में जो इंडस्ट्रीज थे, जो फैक्ट्रियां थी, उनमें भी पानी की आवश्यकता पड़ी। अब यहाँ पर क्या होता है कि जितने भी इंडस्ट्रियल वेस्ट होते हैं, जो लिक्विड वेस्ट होते हैं इंडस्ट्री से जो निकलते हैं, वो सारा का सारा डिस्चार्ज हो जाता है किसी न किसी नदी में। अब जब वो किसी वाटर बॉडी, किसी नदी, किसी तालाब में जाएगा तो उसमें हानिकारक पदार्थ हैं, हानिकारक केमिकल्स हैं, वो केमिकल्स पानी में मिल जाएंगे और अल्टीमेटली वो पानी की क्वालिटी को खराब करेंगे। तो ये पता चल रहा है इससे कि कैसे पानी की क्वालिटी में भी खराबी आ रही है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट बात करते हैं थोड़ा सा। चलिए नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट एंड इंटीग्रेटेड वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट। मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट, इसको हम हिंदी में कहते हैं बहुउद्देशीय परियोजनाएं, बहुउद्देशीय परियोजनाएं। इसमें क्या होता है कि एक नदी है, मान लो सपोज करो, मैं इसको बना के बताता हूं आपको। यहाँ पे कोई नदी है, ठीक है। अब इस नदी में बहुत सारा पानी है, इस पानी को रोकने के लिए एक डैम बना दिया जाएगा, डैम बनाया जाएगा। अभी हम बात करेंगे कि डैम क्या होता है, इसको आगे आप समझेंगे। तो एक बांध बना दिया जाएगा, वो बांध क्या करेगा? पानी को रोक देगा, और पानी को रोक कर पानी की ऊंचाई को, एक तरफ की पानी की ऊंचाई को बढ़ा देगा और दूसरी तरफ पानी सामान्य रहेगा। तो जब एक तरफ पानी की ऊंचाई बढ़ जाएगी तो उस पानी को एक रिजर्वायर में स्टोर कर लिया जाता है। रिजर्वायर आप समझ सकते हैं, एक टैंक में स्टोर कर लिया जाएगा, और ये काफी हाइट पर होगा। तो इससे क्या होगा, इस हाइट से इस पानी को जब गिराया जाएगा तो यहाँ पर टरबाइन लगा दिया जाता है, जो वाटर टरबाइन होता है, पंखी होता है, जिसको ऐसे लगा देंगे। जब इस पर पानी गिरेगा तो ये पंखी घूमेगा, इस पंखी के घूमने से बिजली बनती है। ठीक है, इसको टरबाइन को कनेक्ट कर देते हैं जनरेटर से, तो बिजली बनती है। तो मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट, बहुउद्देशीय परियोजनाओं का मतलब है पानी को रोकना डैम के माध्यम से, और उससे बहुउद्देशीय मतलब बहुत सारे उद्देश्य की पूर्ति कर लेना। एक उद्देश्य क्या होता है? बिजली बनाना होता है। दूसरा उद्देश्य क्या होता है? जिन जगहों पर पेयजल संकट है वहां पर पानी पहुंचाना। तीसरा क्या होता है? एग्रीकल्चर के लिए, जो किसानों को जमीन में अपने खेती करते हैं उनको भी पानी चाहिए इरिगेशन के लिए, तो उनको पानी कैसे पहुंचे? तो इसके माध्यम से पहुंचता है। लेकिन इन प्रोजेक्ट्स का कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ नुकसान भी होता है। अब वो नुकसान क्या है, इसके बारे में भी हम बात करने वाले हैं इसी वीडियो में। तो ये पूरा का पूरा वीडियो जो क्लास 10th का है, इसमें आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं डैम्स क्या होते हैं। देखिए डैम का मतलब होता है, यहाँ पे आपकी एनसीईआरटी का ही स्क्रीनशॉट है, आप देखिए। डैम इज अ बैरियर अक्रॉस फ्लोइंग वाटर दैट ऑब्स्ट्रक्ट, डायरेक्ट्स और रिटार्ड्स द फ्लो, ऑफन क्रिएटिंग बाय अ रिजर्वायर। मतलब क्या है, एक नदी है, उस नदी के पास एक दीवार बना दी गई। इस दीवार को बनाने का क्या फायदा हुआ? इस दीवार की इस तरफ का पानी रुक गया। अब इस दीवार के पानी को रोक के आप चाहें तो इस पानी को इस रास्ते से कर दे। पहले ये नदी इस रास्ते बह रही थी, बीच में दीवार बना दिया, तो अब ये नदी का आप चाहें तो रास्ता बदल सकते हैं। तो डैम का काम होता है एक बैरियर का काम करना, जो कि पानी के डायरेक्शन को बदल सकता है, उसके फ्लो को, उसकी स्पीड को कम कर सकता है, और कहीं पर दूसरी जगह पे उसी के आसपास एक रिजर्वायर, एक टंकी बना सकता है, जिसमें कि पानी भरा जाएगा और फिर बाद में उसका प्रयोग किया जाएगा।
अब ये जो है इसके खास हाइट पर रखते हैं पानी को, खास हाइट पर इसीलिए रखते हैं ताकि ऊपर से पानी गिरेगा तो उसकी काइनेटिक एनर्जी जो है, उसके अंदर जो ऊर्जा है, गतिज ऊर्जा, वो अधिक होगी। जब वो गिरेगा तो गतिज ऊर्जा, और जब हाइट पर रखते हैं तो कौन सी स्थितिज ऊर्जा होती है उसमें, तो उसकी स्थितिज ऊर्जा जब गतिज ऊर्जा में परिवर्तित होगी, मतलब पोटेंशियल एनर्जी जब काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होगा तो उससे हम बिजली बनाएंगे। ठीक है, तो ये होता है। अब इसमें क्या है, इसको फ्लड कंट्रोल के लिए भी बनाया जाता है, लेकिन कई बार क्या होता है इसका विपरीत परिणाम भी देखने को हमें मिलता है, उसके बारे में भी हम बात करेंगे। अब देखिए आप यहाँ पे देख सकते हैं सतलुज और ब्यास नदी की जो बेसिन है उस पर भाखड़ा नांगल डैम बनाया गया है, और आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा हीराकुंड डैम। हीराकुंड डैम जो है ये कहाँ बनाया गया है, महानदी में बनाया गया है। देखिए आपको ये डैम दिख रहा है, ये डैम में ये देखिए दीवार बड़ी सी है, और ये जो है ये क्या है, ये जो आपको यहाँ पर ये दिख रहा है आपकी स्क्रीन पर, ये और कुछ नहीं है बल्कि दरवाजे हैं। ठीक है, डैम्स के अंदर दरवाजे बने होते हैं, इन दरवाजा को जब खोल दिया जाएगा तो इधर का पानी इधर आ जाएगा। देखो इधर पानी का लेवल ऊपर है, इधर पानी का लेवल कम है, तो इसको खोल के पानी इधर से इधर भेजा जा सकता है, तो ये होता है। अब पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इसको कहा था टेम्पल्स ऑफ द मॉडर्न इंडिया, आधुनिक भारत का मंदिर इसको कहा था। अब बात करें कि डैम से क्या सब केवल फायदा ही फायदा है, नहीं भाई, फायदा ही फायदा नहीं, इससे नुकसान भी है। नुकसान क्या है, तो इसके पीछे कुछ तर्क है। जैसे पहली चीज है ये है कि कोई भी चीज जो है वो नेचुरल फ्लो हो रहा था, जो पानी बह रही थी नदी में, जो पानी बह रहा था उस नदी का एक नेचुरल डायरेक्शन था, उस नेचुरल डायरेक्शन को आपने डैम बनाकर रोक दिया, अब ये नदी इधर से बह रही है, इसका मतलब है कि आपने उसके नेचुरल फ्लो को प्रभावित कर दिया। दूसरी चीज है इससे एक्वेटिक लाइफ को डैमेज होगा, जो नदी में पानी में जो जानवर जीव रहते हैं उनकी जिंदगी खराब हो रही है, मतलब वो मरेंगे। समझ रहे हैं ना आप बात को। तीसरी चीज है कि सबमर्जिंग सराउंडिंग एरिया, अगर यहाँ पे तुमने बांध बना दिया और पानी को इधर ही रोक दिया तो इधर तो भाई पानी ज्यादा हो गया, मतलब यहाँ पर जो गांव वाँव रहे होंगे, जो बन रहा होगा, जो खेत रहे होंगे, वो तो पूरे डूब गए होंगे, तो ये भी एक दिक्कत है। चौथी चीज है कि जब ये डूब गया तो यहाँ के लोग कहाँ जाएंगे, यहाँ के लोग को कहीं ना कहीं आपको डिस्प्लेस करना पड़ेगा, कहीं ना कहीं ये माइग्रेट करेंगे, यहाँ से दूसरी जगह जाएंगे, तो उसकी व्यवस्था भी सरकार को करनी पड़ेगी, और अपना जमीन छोड़कर कोई भी जाना नहीं चाहता है तो मुआवजा दो, उसमें भी कभी कभी मुआवजे में देरी हो जाएगी, तो इससे भी दिक्कत होता है। तो कुल मिलाकर आपने समझा कि डैम का केवल फायदा नहीं है बल्कि डैम का नुकसान भी है। क्या क्या नुकसान है वो मैंने आपको बता दिया। इसी नुकसान की वजह से लोग, बहुत सारे लोग आंदोलन करते हैं इन डैमों के खिलाफ। बहुत सारे आंदोलन हुए हैं, उनमें से एक जो प्रमुख आंदोलन था वो था नर्मदा बचाओ आंदोलन। अब हम बात करें नर्मदा बचाओ आंदोलन क्या है, तो नर्मदा बचाओ आंदोलन या सेव नर्मदा मूवमेंट जो है वो एक एनजीओ के द्वारा मोबिलाइज किया गया है। एक एनजीओ का मतलब क्या होता है, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, इसके द्वारा ये किया गया। अब क्यों किया गया कि जो ट्राइबल लोग थे, जो वहाँ पे किसान थे, जो इन्वायरमेंटलिस्ट है, ये सारे लोग हैं, या फिर ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट हैं, मानवाधिकार आयोग के जो कार्यकर्ता हैं, इन लोगों ने सरदार सरोवर डैम के बनने के खिलाफ आंदोलन किया। नर्मदा नदी पर सरदार सरोवर डैम बना गुजरात में, तो ओरिजिनली इन लोगों का फोकस ये था कि जो इस डैम के बनने से जो पर्यावरण को नुकसान होगा उसको लेकर इन्होंने किया कि अब पर्यावरण का नुकसान कैसे होगा। भाई डैम बना दिया आपने, दीवार बना के क्या किया भाई, यहाँ दीवार बनाया, ये पूरा एरिया डूब गया। जब ये पूरा एरिया ही डूब गया है तो यहाँ का जो इन्वायरमेंट था, जो यहाँ के पेड़ पौधे थे, जो यहाँ के जंतु थे, उन सबको दिक्कत हुई। इसके अलावा जो यहाँ लोग रहते थे उनको भी डिस्प्लेस करना पड़ा, यहाँ से दूसरे जगह ले जाना है। अब डिस्प्लेस करने का मतलब है कि उनके रिहेबिलिटेशन की व्यवस्था करनी पड़ेगी। रिहैब का मतलब क्या होता है, एक जगह से दूसरे जगह उनको ले जाया जाएगा, वहाँ पर उनके लिए घर बनाए, ये सारी चीज़ें करनी पड़ेंगी। तो इससे क्या होता है कि लोगों को बहुत नुकसान होता है, लोगों को दुख होता है, दर्द होता है, और काफ़ी सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तो ये कुल मिलाकर नर्मदा बचाओ आंदोलन इसी के लिए शुरू किया गया था। तो ये आप इसको याद रखिएगा, आपकी स्क्रीन पे दिया हुआ है, एनसीईआरटी में है भी, आप हिंदी मीडियम है या इंग्लिश मीडियम है इसको पढ़ सकते हैं। मैंने ऐसा किया है कि लेक्चर जो है वो हिंदी और इंग्लिश दोनों में है। सरदार सरोवर डैम जो है ये कहाँ बनाया गया है, तो नर्मदा रिवर पर गुजरात में बनाया गया है। दिस इज वन ऑफ द लार्जेस्ट वाटर रिसोर्स प्रोजेक्ट, इंडिया का सबसे लार्जेस्ट वाटर मतलब है ये। और इसमें आप समझिए कि ये 4 स्टेट में है, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात और राजस्थान, इन 4 राज्यों में इसका महत्व है। सरदार सरोवर प्रोजेक्ट जो है ये देखिए यहाँ पर आप समझ सकते हैं, लगभग 9490 गांव गुजरात के ऐसे हैं और 173 ऐसे टाउन हैं जो डेजर्ट एरिया में है, मतलब वहाँ पर पानी जो है वो अवेलेबल उतने अच्छे मात्रा में नहीं है, लोगों को वहाँ पे वाटर स्कैर्सिटी है। तो ये भी वहाँ पे इसको सॉल्व करने का दावा किया जाता है। बात करें इरिगेशन का पैटर्न भी चेंज हुआ। जैसे ही मैंने बताया आपको कि हाई यील्डिंग वैरायटी के सीड्स आ गए, बीज आ गए, उसकी वजह से इरिगेशन के प्रॉब्लम्स हो गए, ज़्यादा पानी में, खेत में ज़्यादा पानी लगने लगा। तो इससे क्या हुआ, क्रॉपिंग पैटर्न में चेंज हुआ। लोगों ने वैसी खेती करनी शुरू कर दी जिसमें पानी की आवश्यकता ज़्यादा पड़ती थी। वाटर इंटेंसिव क्रॉप्स का मतलब होता है दोज क्रॉप्स विच नीड मोर वाटर।
ऐसे पौधे जो ऐसे फसल जो ज़्यादा से ज़्यादा पानी की आवश्यकता हो, और कॉमर्शियल एग्रीकल्चर यानी कि व्यापारिक खेती, वाणिज्यिक खेती को बढ़ावा मिला। इससे क्या हुआ, वाटर का सैलिनेशन बढ़ गया। जब पानी ज़्यादा डालेंगे आप तो वाटर जो ज़मीन है वो सलाइन हो जाएगा, तो वाटर का सैलिनेशन हो गया। इसके अलावा इसमें सामाजिक असर भी पड़ा, गरीब और गरीब होते गए, अमीर और अमीर होते गए, पानी सबको बराबर में नहीं मिल पाता था। जिसके पास इरिगेशन के लिए फैसिलिटी थी, जो ट्यूबवेल लगा सकते हैं बड़े बड़े किसान, वो ट्यूबवेल लगा के अच्छी खेती करेंगे, और ट्यूबवेल उन्होंने लगा दिया तो बाकी किसानों को पानी नहीं मिल पा रहा है समय से। बाकी जो किसान है, छोटे किसान हैं, उनको पानी नहीं मिलेगा, क्योंकि वास्तव में क्या होगा, ये अंत में इन्वायरमेंट को इफेक्ट पड़ेगा, ग्राउंड वाटर लेवल तो खत्म हो जाएगा। आप शहरों में देखिए हर जगह सबमर्सिबल पंप लगे हुए हैं, सबमर्सिबल पंप लगे हुए हैं। इससे क्या होता है, इन पंप से ये वाटर को निकाल रहे हैं, तो वाटर का जो लेवल है वो बहुत नीचे चला जा रहा है। पहले 20 फुट पे पानी आ जा रहा था, 30 फुट पे पानी आ जा रहा था, अब 100 फीट 150 फीट जाने पर पानी आता है, 200 फीट जाने पर पानी आता है। तो ये ग्राउंड वाटर लेवल डिग्रेड हो रहा है। तो ये एक बात हो गई। अब हम बात कर लेते हैं कि मेजर रिवर्स एंड डैम्स ऑफ इंडिया, भारत की प्रमुख नदियां और उस पे बने बांध कौन कौन से हैं। तो ये आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा, इसको आप एनसीईआरटी से देख लेंगे, थोड़ा सा क्लियर कोशिश किया है मैंने कि मैं बता सकूं। यहाँ पे आप देखिए बहुत सारी नदियां हैं, आपको इंडस नदी दिख रही होगी, सिंधु नदी है ये, यहाँ पे झेलम है, चिनाब है, रावी है, सतलज है। यहाँ पर भाखड़ा नांगल डैम बना हुआ है, जिसको मैंने अभी बताया था कि ब्यास नदी पर और सतलज नदी पर बना हुआ है भाखड़ा नांगल डैम। फिर यहाँ पर देखिए टिहरी डैम बना हुआ है, ठीक है। इस तरह से आप डैम देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा, यहां देखिए आपको रिहंद डैम दिखाई देगा, ये रिहंद डैम बना है, किस नदी पे बना है, सोन नदी पे बना हुआ है, ठीक है। उसके बाद हम बात करें सरदार सरोवर डैम, जिसको मैंने बताया नर्मदा वाला, तो नर्मदा बचाओ आंदोलन यही नर्मदा नदी है, और इसके ऊपर यहाँ पे ये सरदार सरोवर डैम बना हुआ है, ठीक है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं। यहाँ पर नागार्जुन सागर डैम है, कृष्णा नदी देख रहे हैं आप, कृष्णा नदी है यहाँ पे, और तुंगभद्रा नदी इससे आके मिल रही है, तो कृष्णा नदी पर नागार्जुन सागर डैम बन गया है। इसके अलावा यहाँ पर पेरियार नदी है, यहाँ पे कावेरी नदी है। तो ये नदियों को एक बार आप देख लीजिएगा। ये हीराकुंड बांध यहाँ पे आपको दिख रहा है, एक मिनट रुको मैं मार्कर से दिखाता हूँ। यह हीराकुंड डैम, ये महानदी पे बना है, जो कि मैंने अभी आपको दिखाया था, ठीक। तो इस तरह से बहुत सारे डैम बने हैं भारत में, और इसको किसने कहा था आधुनिक भारत का मंदिर, जवाहरलाल नेहरू ने। रेन वाटर हार्वेस्टिंग, अब देखिए पानी की कमी तो हमने देख ली कि भाई पानी की कमी है, मगर इस कमी को दूर कैसे करें, जो जल संरक्षण है उसके उपाय क्या हैं, वाटर को कैसे कंजर्व करें, क्या मैनेजमेंट करें इसके लिए। तो इसके लिए हम करते हैं रेन वाटर हार्वेस्टिंग। रेन वाटर हार्वेस्टिंग कैसे होता है इसको समझिएगा। रेन वाटर हार्वेस्टिंग के बहुत सारे तरीके हैं, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं फिगर नंबर ए में। फिगर नंबर ए में रिचार्ज थ्रू हैंड पंप, इसमें क्या किया गया है, ये छत पे इन्होंने रिजर्वायर बनाया है, ठीक है। तो जो भी पानी आ रहा है वो छत का पानी छत के ऊपर आ रहा है, और छत से एक पाइप कनेक्ट कर दिया है। ये पाइप यहाँ से एक रिजर्वायर में आ रहा है, और यहाँ से कनेक्टेड है ये हैंडपंप से। तो यहाँ से ये पानी जो आएगा वो इस पाइप के थ्रू होकर, इस पाइप के थ्रू होकर इस पाइप में चला जाएगा, और ये पाइप कहाँ कनेक्टेड है, ग्राउंड वाटर से, मतलब भूजल से कनेक्टेड है। तो यहाँ पर अल्टीमेटली ये जमीन के अंदर पानी चला जाएगा। क्लियर हो गया। तो पानी जो बरसा वो वापस से जमीन के अंदर ही चला गया, मतलब वो ग्राउंड वाटर रिचार्ज हो गया। समझ में आया आपको। दूसरी बात हम करते हैं, वो बात यहाँ पर देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको समझिएगा। यहाँ पर क्या किया इन्होंने, ये सीधे सीधे ऐसे किया है, और यहाँ पर एक डग वेल, वेल का मतलब क्या है, एक कुआं खोद दिया है, और यहाँ से पानी इसमें आता है, और ये पानी सीधे इसमें आता है, और इसके बाद से वो कहाँ पहुँच जाता है, ग्राउंड वाटर में पहुँच जाता है। अब बात करें, ये तो उन जगहों पर हो गई जहाँ पर्याप्त मात्रा में बारिश हो रही है, तो वहाँ पर रूफटॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग कर दिया, या फिर फिल्टर्ड यूजिंग सैंड ब्रिक्स कर दिया, इस तरह से अंडरग्राउंड पाइप के माध्यम से कर दिया। लेकिन राजस्थान के कुछ जो एरिया हैं, जो कि एरिड रीजन है, जो कि सूखाग्रस्त क्षेत्र हैं, वहाँ पर कैसे करेंगे। तो वहाँ पर देखिए, यहाँ पर बताया गया है, ऑलमोस्ट ऑल द हाउसेज ट्रेडिशनली हैड अंडरग्राउंड टैंक्स एंड टंकास स्टोरिंग ड्रिंकिंग वाटर। हर घर में एक अंडरग्राउंड टैंक बनाया गया है, जहां पर क्या करते हैं वो लोग पानी को स्टोर करते हैं। ये एक बड़ा सा रूम होता है जिसके अंदर ये सारी चीजें होती हैं। इसके अलावा आप देखिए कि वन हाउस होल्ड इन फेलोडी हैड अ टैंक दैट वाज 6.1 मीटर डीप, लगभग 6 मीटर डीप टैंक उन्होंने बनवाया था। अब इससे क्या आपको पता चलता है कि वहां पर भी रेन वाटर हार्वेस्टिंग के लिए अलग अलग तरीकों से किया जा रहा है। यहाँ पर देखिए, द फर्स्ट स्पेल ऑफ रेन was usually not collected as that would clean the roofs of the pipe। अब जैसे ही आपके छत पे बारिश हुई तो पहले ही दिन का बारिश का पानी आप कलेक्ट नहीं करेंगे, क्योंकि छत पे बहुत सारी गंदगी है। तो उसको आप क्या करेंगे, छत पे जो गंदगी है वो पहले बह जाने दीजिए। उसके बाद से छत पर जो पानी होता है वो कनेक्ट होता है कहाँ पे, एक टैंक के अंदर। उस टैंक के अंदर वो पानी जाएगा, और फिर वहां से वो पानी
यूज करेंगे, राजस्थान के जो लोग हैं उसको यूज करेंगे। तो ये प्रश्न भी है आगे, अभी आपको एनसीईआरटी में मैं दिखाता हूं। तो कुल मिलाकर ये पूरा चैप्टर था, इसके बारे में मैंने आपको बता दिया। रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग जो है ये कहां पे कॉमन है, उस जगह पे जहां पर बारिश ज्यादा होती हो। जैसे हम बात करें चेरापूंजी की, मौसिन राम की बात करें तो वहां पर पानी ज्यादा होती है, बारिश ज्यादा होती है। जब बारिश ज्यादा होगी तो वहां पर रेन वाटर हार्वेस्टिंग आसानी के साथ कर सकते हैं। लेकिन वेस्टर्न राजस्थान की बात करें तो यहां पर देखिए, ये आप समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। वेस्टर्न राजस्थान में सैडली द प्रैक्टिस ऑफ रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग इज ऑन द डिक्लाइन एज प्लेंटी ऑफ वाटर इज अवेलेबल ड्यू टू, देखिए यहाँ पे पेरेनियल इंदिरा गांधी कैनाल, वहां पर इंदिरा गांधी कैनाल जो है उसकी वजह से पानी मिल जाता है इनको, तो ये आप याद रखिए। तो वहां पर जैसा कि बताया मैंने कि टंका होता है, तो इसके आधार पर होगा। इसके आगे हम बात करते हैं रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग कहाँ पे होता है, मैंने बता दिया। अब यहाँ पर एक फैक्ट है, वो भी याद रखिएगा कि तमिलनाडु इज द फर्स्ट स्टेट इन इंडिया विच हैज मेड रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर कंपलसरी टू ऑल द हाउसेज। मतलब तमिलनाडु भारत का पहला राज्य है जिसने कंपलसरी कर दिया है कि हर एक घर के छत पर रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग के लिए स्ट्रक्चर बना हुआ होना चाहिए, ठीक है। और जिनके पास ये नहीं है उनको कानूनी कार्रवाई की जाएगी उनके ऊपर, ठीक। इसके अलावा हम बात करें कि एग्रीकल्चर में बहुत पानी का यूज हो रहा है, तो उसको कैसे बचाएं, तो उसके लिए है ड्रिप वाटर इरिगेशन सिस्टम। देखिए ड्रिप इरिगेशन सिस्टम का मतलब, ड्रिप का मतलब क्या होता है, बूंद। ड्रिप का मतलब होता है बूंद। अब क्या करना है, खेत में जैसे हम पानी देते हैं तो यहां पर पौधा है, यहां पर पौधा है, यहां पौधा है, यहां पौधा है, यहां पौधा है। हम क्या करते हैं, इस पूरे खेत में एक ऐसे मेड़ बनाते हैं, और इस मेड़ को बनाने के बाद क्या करते हैं, इसको पूरा पानी से भर देते हैं। तो ये तो ट्रेडिशनल तरीका हो गया, पारंपरिक तरीका हो गया कि कैसे कृषि में हम पानी देते हैं, सिंचाई करते हैं। अब एक नई टेक्निक है जिसको हम कहते हैं बैम्बू ड्रिप इरिगेशन। ये नई नहीं है, दरअसल ये बहुत पुरानी टेक्निक है, 200 साल पहले की बात है। ये वहां पे हुआ करता था, कहाँ हुआ करता था, तो मेघालय में हुआ करता था। इसमें क्या करते हैं, बांस का ये पाइप जैसा स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं, इसमें बीच बीच में छेद कर दिया जाएगा, ठीक है। तो पानी यहाँ पे गया, यहाँ पानी गिरा, फिर आगे गया तो गिरा, देखो यहाँ पे देख रहे हो, ऐसे स्ट्रक्चर बनाया गया है। और इस पानी, जब यहाँ से पानी अगर आ रहा है, समझना इस क्वेश्चन को, इस कॉन्सेप्ट को, यहाँ से पानी आया, यहाँ से इधर ट्रांसफर हो गया, यहाँ से इधर ट्रांसफर हो गया, फिर आगे जहाँ जहाँ पानी, जहाँ जहाँ पौधे हैं, सिर्फ वहीं पर ड्रिप के माध्यम से बूंद बूंद पानी वहाँ पे टपकता रहेगा, और उस प्लांट को पानी मिलता रहेगा। पूरे खेत को नहीं आपको डुबा देना है, जैसे कि पारंपरिक तरीके में पूरे खेत को डुबो देते हैं, ऐसा नहीं करते हैं। इसमें एक अलग तरीका है, केवल प्लांट्स के जड़ों में पानी देते हैं, जिससे कि पौधे का विकास भी होता है और पानी का कम खर्च भी होता है। तो इस तरह से इस वीडियो में हमने समझा कि वाटर रिसोर्स क्या है, वाटर की स्कैर्सिटी कैसे है, इंडिया में डैम्स और रिवर्स का क्या कॉन्सेप्ट है, इसके अलावा डैम्स से क्या दिक्कत है, क्या परेशानी है लोगों को, क्या उसके फायदे हैं, किसने इसको मंदिर कहा था। उसके अलावा हमने समझा कि पानी को बचाने के तरीके क्या क्या है, रेन वाटर हार्वेस्टिंग है, ड्रिप इरिगेशन सिस्टम है, रेन वाटर हार्वेस्टिंग के भी अलग अलग तरीके हैं, उसके बारे में हमने बात की। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चंस हैं। तो आप यहां पर देख लीजिए, अब इस क्वेश्चन को आप आसानी के साथ सॉल्व कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन है, एक्सप्लेन हाउ वाटर बिकम्स अ रिन्यूएबल रिसोर्स। पानी जो है वो रिन्यूएबल रिसोर्स कैसे है, तो आप याद करिए वाटर साइकिल होता है। वाटर साइकिल का मतलब क्या है, पानी जहां से चला वहीं पहुंच गया। मतलब पानी नदी में या समुद्र में था, वाष्प बना, फिर बादल बना, बादल के बाद बारिश हुई, बारिश जो है वो जमीन के अंदर गया, वो पानी या तो जमीन के अंदर चला गया, या फिर वो कहां चला गया, समुद्र या नदियों में चला गया, फिर वही पानी वाष्पित हुआ। मतलब ये रिन्यू हो सकता है ना, तो ये रिन्यूएबल है। व्हाट इज वाटर स्कैर्सिटी एंड व्हाट आर इट्स मेन कॉजेज। पानी जो वाटर स्कैर्सिटी है उसका कारण क्या है, और वाटर स्कैर्सिटी है क्या। तो वाटर स्कैर्सिटी इज शॉर्टेज ऑफ वाटर। क्यों हो रहा है शॉर्टेज ऑफ वाटर, बिकॉज ऑफ वेरियस कॉजेज हमने ऊपर डिस्कस किए हैं। एक क्वांटिटेटिव कॉज था, एक क्वालिटेटिव कॉज था। क्वांटिटेटिव मतलब पॉपुलेशन के बढ़ने से, एग्रीकल्चर में ज़्यादा पानी का खपत होने से, ओवर एक्सप्लॉयटेशन होने से, ओवर यूज होने से, अनबैलेंस डिस्ट्रीब्यूशन होने से वाटर का। उसके अलावा और भी कॉजेज थे, पॉल्यूशन की वजह से क्वालिटी ऑफ वाटर डिग्रेड हो रहा था, जिसकी वजह से भी पानी अच्छे मतलब साफ पानी या स्वच्छ पानी का हमें कमी महसूस हो रही थी। उसके अलावा कंपेयर द एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट। तो मैंने बताया कि मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट के फायदे क्या हैं और नुकसान क्या है। कॉलम बनाइएगा ऐसे, और इधर फायदा इधर नुकसान लिख दीजिएगा, इसका भी आंसर दे देंगे। डिस्कस हाउ रेन वाटर हार्वेस्टिंग इन सेमी एरिड रीजन ऑफ राजस्थान के बारे में स्पेशली मैंने आपको बताया कि कैसे होता है। फिर हम बात करते हैं कि डिस्क्राइब हाउ मॉडर्न एडाप्टेशन ऑफ ट्रेडिशनल रेन वाटर हार्वेस्टिंग मेथड आर बीइंग कैरिड आउट।
जो ट्रेडिशनल रेन वाटर हार्वेस्टिंग था, जो पारंपरिक तरीके होते थे, उससे मॉडर्न तरीके कैसे कैसे डेवलप हुए हैं रेन वाटर हार्वेस्टिंग के, ये भी मैंने आपको बताया कि कैसे वो हैंड पंप वाला है, फिर टंका वाला है। तो ये सारी चीज़ें आप लिख देंगे तो ये आंसर आपका कंप्लीट हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका ये वीडियो देखने के लिए। वीडियो अपने दोस्तों तक जरूर पहुंचाइए, काफ़ी मेहनत लगती है वीडियो बनाने में, तो अपने दोस्तों तक पहुंचाइए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को फायदा हो सके और थोड़े व्यूज़ बढ़ेंगे तो मुझे भी खुशी होगी वीडियो बनाने में। बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और डिस्क्रिप्शन में हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक है, उसमें ये PDF दे दी जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच।